नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे संविधान। संविधान में जानेंगे कि जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ तो यहाँ की स्थिति क्या थी और उन्होंने कैसे कैसे अधिनियम पारित करके संविधान की एक नींव तैयार की। ओके, तो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, इस एक्ट की नींव पड़ती है जब अंग्रेज बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं। तो क्या होता है, मुगल शासक से उनको बंगाल का क्षेत्र मिल जाता है। इस क्षेत्र को प्रशासन के तौर पर उनको दे दिया जाता है। तो इस क्षेत्र में प्रशासन करने के लिए वो एक्ट लाते हैं जिसे हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। ओके, इसके तहत क्या होता है, जो बंगाल के गवर्नर था उसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ओके, तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? सबसे पहला वारेन हेस्टिंग पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था और यही बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ये पॉइंट बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, इसके द्वारा और क्या किया गया, क्योंकि मद्रास और बम्बई ये दोनों क्षेत्र भी कंपनी के अधीन आ चुके थे, तो जो यहाँ पर गवर्नर थे उनको शक्तियों को पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया। अब बंगाल के गवर्नर जनरल जो नियम बनाएंगे वो मद्रास और बम्बई दोनों जगह पर उसी तरह से फॉलो किया जाएगा जैसे बंगाल में फॉलो किया जाता था। ओके, ये अगला पॉइंट। इसके बाद क्या होता है, तो देखिए, जब यहाँ पर नवाब थे तो वो अपने अकॉर्डिंग शासन चलाते थे। वो राज दरबार से फैसला सुनाया करते थे, सही गलत का जजमेंट दिया करते थे। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने एक न्यायालय की स्थापना की जिसे हम उच्चतम न्यायालय के नाम से जानते थे। ओके, तो 1774 में कलकत्ता में भारत का पहला उच्चतम न्यायालय की स्थापना अंग्रेजों ने की। इसमें एक चीफ जस्टिस होता था और 3 इसके अन्य सलाहकार या फिर 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। ओके, ये इसके अलावा ब्रिटिश सरकार जो होती थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। ओके, देखिए, क्योंकि पूरी की पूरी कंपनी अब ब्रिटिश की थी तो उन्होंने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नामक संस्था का निर्माण किया जिसके हिसाब से कंपनी का जो शासन होगा वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही संचालित करेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो ब्रिटिश रहते थे उनको पूरी तरह से निजी व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि अब अगर आप कंपनी से आए हैं लंदन से भारत तो आप अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं, कंपनी के व्यापार में ही हाथ बटाइए। ओके, इसके अलावा आप भारत के लोगों से किसी भी प्रकार का उपहार नहीं ले सकते, ऐसा इस अधिनियम में बोला गया। बढ़ते हैं हम आगे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें कंपनी के कार्यों को अलग अलग बांट दिया गया। निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। निदेशक मंडल से ये बोला गया कि आप यहाँ पर व्यवसाय कीजिए। ओके, आप यहाँ पर कॉमर्शियली जो चीज़ें होती हैं उनको करिए, व्यापार करिए। और एक बोर्ड के निर्माण किया गया जिसे हम राजनैतिक मामलों को हल करने के लिए, वो कौन सा बोर्ड था? वो नियंत्रण बोर्ड था। ओके, उसको क्या बोला गया कि भारत में जो सैन्य थे, राजस्व थे और नागरिक, ये सभी क्षेत्र मैं आपको दे रहा हूँ, इन सभी क्षेत्र पर आपका नियंत्रण होगा, यानी नियंत्रण बोर्ड का उसमें नियंत्रण होगा। तो इसे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं इंग्लिश में, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से ही भारत में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी जो 1858 तक चली थी। तो ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। ये अब 1833 का चार्टर अधिनियम एक्ट। ओके, इसमें और सुधार किया गया। जो कंपनी का शासन था वो और सख्त हो गया भारत में। तो हुआ क्या, इसमें जो बंगाल के गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्योंकि 1833 तक आते आते अब बंगाल के साथ साथ पूरे भारत में अंग्रेजों का राज हो गया था। तो जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाता था उसे अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और यही अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ओके, इसके अलावा इसके पास कौन कौन सी शक्तियाँ थी? जो सभी शक्तियाँ नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित इसी के पास होती थी जो पहले गवर्नर जनरल के पास होती थी। ओके, इसके अलावा और क्या किया गया? इसके अलावा जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी थी, यहाँ पर अभी जो विधियां बनाई जाती थी, यानी कि यहाँ पर लेजिस्लेचर अपना काम करता था, अब उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ओके, सिर्फ और सिर्फ जो भारत का गवर्नर जनरल होगा वही जो
कानून का निर्माण करेगा वही हर पूरे भारत में लागू होगा, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। मद्रास में और बम्बई में अलग कानून बनाए जाते थे और वहाँ पर दूसरी तरीके से कानून फॉलो किया जाता था, लेकिन अब उसको पूरी तरह से हटा दिया गया। और इसके अलावा जो पहले 1833 से पहले जो कानून बने थे उनको नियामक कानून बोला गया। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, नियामक कानून बोला गया, जो कानून 1833 से पहले बने थे, जबकि जो कानून 1833 से बाद में बने थे उन्हें चार्टर एक्ट बोला गया। ओके, ये पॉइंट है। ओके, चार्टर एक्ट बोला गया। इसके अलावा क्या होता था, तो देखिए 1833 में सिविल सेवक यानी सिविल सर्विस, अगर आप आईएएस बनना चाह रहे हैं तो वही उसकी शुरुआत 1833 में हुई थी। इसमें यह बोला गया कंपनी में किसी भी पद पर किसी भी भारतीय को प्रतिस्पर्धा यानी कि भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार की मनाही नहीं होगी। ओके, खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, लेकिन ये हो नहीं सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे हम राजनीतिक मामले को नियंत्रण की जानकारी होती थी, उसने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, किसी भी भारत को अपने शासन में भागीदार नहीं बनाएंगे। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। देखिए 1853 के चार्टर एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद 1857 की क्रांति होती है, जिसके बाद भारत में प्रशासनिक ढांचा अंग्रेजों का पूरी तरह से बदल जाता है। ओके, तो 1853 के चार्टर एक्ट में क्या होता है, इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया है। यानी कि प्रशासनिक, अब जो विधायी यानी कि जो कानून बनेंगे वो अलग बनेंगे, और जो प्रशासन उन्हीं कानूनों का जो पालन किया जाएगा वो अलग किया जाएगा। ओके, तो विधायी और प्रशासनिक कार्यों का मतलब यही होता है कि कानून दूसरे लोग बनाएंगे और उनको फॉलो दूसरे लोग करवाएंगे, ये होता है। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े गए। ओके, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। ये एक प्रकार की लघु संसद थी जब 6 नए पार्षदों को इसमें जोड़ा गया। ओके, लेकिन एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया। ओके, यहाँ पर पूरी तरह से उनको खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का शुभारंभ हुआ, जो कि पहले नियंत्रण बोर्ड से मनाही थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, भारतीयों को प्रशासन में आप भागीदार नहीं बना सकते। लेकिन 1853 तक आते आते भारतीय भी सिविल सेवा में भर्ती होने लगे। ओके, इसके लिए क्या किया गया, एक कमेटी बनाई गई जिनका हेड थे मैकाले। मैकाले की अनुशंसा पर यह बताया गया कि हम भारतीयों को भी अपने प्रशासन में भागीदार बनाना चाहते हैं। तो मैकाले समिति की नियुक्ति हुई सिविल सेवकों की भर्ती के लिए। ओके, ये है 1853 का चार्टर एक्ट। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद पूरी तरह से पासा पलट जाता है। 1857 की जब क्रांति होती है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि हम अभी शासन में भारतीयों को ज़्यादा दिनों तक अगर उनको साथ नहीं रखेंगे तो भारत में शासन करना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा, हम भारत से भगा दिए जाएंगे। इसीलिए उन्होंने भारतीयों को भी नाम मात्र का शासन में भागीदार बनाया। ओके, गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया। ओके, ब्रिटिश पार्लियामेंट सीधे भारत में प्रशासन की नियंत्रण करता था 1858 के एक्ट में। ओके, इसके तहत क्या होता था, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड राजनीतिक मामलों की निरीक्षण करता था, और निदेशक कोर्ट जो व्यावसायिक मामलों का निरीक्षण करता था उसको पूरी तरह से हटा दिया गया 1858 के एक्ट में। ओके, और क्या किया गया, इसने एक नए पद का निर्माण किया, क्योंकि देखिए नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को अगर आप हटा देंगे और कोई भी पद का निर्माण नहीं करेंगे तो जो इन दोनों का काम होता था वो काम अब करेगा कौन, जाहिर सी बात है गवर्नर जनरल नहीं करेगा, क्योंकि उसका काम होता था प्रशासनिक। ओके, लेकिन विधायी कार्य के लिए भी कोई ना कोई संस्था की जरूरत होती थी, तो एक नए पद का सृजन किया गया जिसे भारत के राज्य सचिव पद के नाम से हम जानते थे। ओके, जिसमें क्या होता था, भारत का प्रशासन होता था उस पर पूरी तरह से नियंत्रण इसी का होता था, भारत के राज्य सचिव का। लेकिन ये भारत के राज्य सचिव किसके लिए काम करता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, यानी कि डायरेक्टली ये क्राउन के लिए या ताज के लिए, ब्रिटिश ताज के लिए काम करता था भारत का राज्य सचिव। ओके,
इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। सिर्फ और सिर्फ इसको सलाह दे सकती थी और कोई काम नहीं कर सकती थी ये 15 सदस्यीय टीम। तो ये था आज का वीडियो। जाहिर सी बात है आपको पसंद आया होगा वीडियो, बहुत मेहनत मैंने की है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।